इस वीक की 4 क्लासेस में हमने जो आपको एक किताब कल भेजा था, बताया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो वो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, पर चूँकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें 6-7 कॉन्सेप्ट के बारे में बताए गए हैं कि फ्रीडम क्या होता है ना। और इन सब का हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। सो बेसिकली इसमें 7 आइडियाज़ के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है ना, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म। तो इन 7 चीज़ों के बारे में हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ेंगे सभी चीज़ें जो है आएंगी वहाँ पर कॉन्सेप्ट। पर इस किताब को पढ़ना आपको चाहिए, है ना, ज़्यादा परेशानी है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, पर जो भी फैक्ट्स वगैरह है ना उसको नोट करते रहना, है ना। एनसीईआरटी के नोट्स आपको कभी भी मार्केट से नहीं खरीदने चाहिए, इसके खुद से ही नोट्स बनाने चाहिए। 5-10 पन्ने में ख़त्म हो जाएगा पूरा किताब, है ना, क्योंकि इसमें ना समझाया हुआ ज़्यादा है, इधर उधर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पर अगर आपको उन सारी चीज़ें आएंगी तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखते हैं। किसी ने पढ़ा है? अभी पहले मैं इस तरह से किताब बहुत कम पढ़वाता हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग बच्चों का आज के टाइम पे ना किताब पढ़ने की आदत ख़त्म होती जा रही है ना। यूट्यूब पे एनसीईआरटी का रैपिड समरी देख लेते हैं, 2 घंटे में एनसीईआरटी ख़त्म, है ना। और तो और एक मुझे एक बच्चे ने भेजा था, उसका नाम था धुआंधार एनसीईआरटी, है ना। वो पूरी कोर्स थी धुआंधार एनसीईआरटी, उसमें ना 2-2 घंटे के वीडियो थे और ख़तरनाक तरीके से। तो मैंने पूछा कि तुमने एनसीईआरटी कर लिया? बोला हाँ सर कर लिया। मैंने कहा कहाँ से करा? तो कहा सर धुआंधार से करा है। मैं कहा धुआंधार से करा? तो ये गलत ट्रेंड है, कभी भी ना वीडियो से नहीं पढ़ना चाहिए। वीडियो से सिर्फ तब पढ़ना चाहिए जब तुमने किताब पढ़ ली है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट न्यूज़ हैं, है ना, पर किताब ना ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें किसी ने पढ़ा है तो मुझे बताइए, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, पढ़ो। एक इस अगर थोड़ा सा क्या इसको इसे अगर तुम एक दिन में 2 चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या मतलब ही क्या रहा गया पढ़ने का, है ही कितना इसमें। हाँ, तो फ्रीडम तक ही आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। हाँ, हिंदी में खुल रहा है तो हिंदी में खुल रहा है तो खोलो ना। हाँ, हिंदी में आ रहा है तो क्या हो गया? तो उससे क्या हो गया? अरे बात तो एक ही होगा ना, भाषा बदलने से कॉन्सेप्ट बदल जाएगा क्या? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीति कहते हैं, है ना। तो पॉलिटिक्स क्या है? तो सबसे पहले ना हम लोग एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में एक थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि जब इंसान जो है वह एक जानवर की तरह होता हुआ करता था, तो एनिमल्स लाइफ में जो है, हालांकि बहुत सारे एनिमल्स एक फैमिली की तरह रहते हैं, है ना। सो सबसे द फर्स्ट नेचुरल जो आप, लेकिन सारे एनिमल्स नहीं, बहुत कम एनिमल्स के बारे में तुम देखोगे कि वो एक फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फैमिली।
हाँ, ग्रुप ऑफ, फैमिली का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल एंड चाइल्ड, दिस इज फैमिली। ठीक है। सो बहुत सारे तुम्हें दिखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, नॉर्मली तुम देखोगे कि जो मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन है, दिस इज एक बहुत ही नेचुरल रिलेशन है। ज़्यादातर एनिमल्स हैं जिसमें चाइल्ड बियरिंग का जो फंक्शन है वो फीमेल के द्वारा परफॉर्म कर किया जाता है, राइट, है ना। जो फीमेल है वो बच्चे को जन्म देती है, चाहे भले ही वो एग लेइंग एनिमल्स भी हो, अगर अंडे भी देती हो तो मोस्टली फीमेल ही देता है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल बच्चे को जन्म देता है? सी हॉर्स, है ना। ऐसे नॉर्मली सभी एनिमल्स में जो है फीमेल बच्चे को जन्म देती है। तो ये जो रिलेशन है फीमेल प्लस चाइल्ड का, जो रिलेशन है मदरहुड, ये बहुत ही एक नेचुरल रिलेशन है ना, क्योंकि समथिंग जो आपका है उससे आपका इमोशन जुड़ा रहता है हमेशा। लेकिन ये वाली जो रिलेशन है मेल प्लस चाइल्ड का, यह नेचुरल रिलेशन नहीं है। प्लस मेल प्लस फीमेल का जो है ये क्या है, ये मैनमेड है, आप बनाते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आपको ऐसे दिखेंगे जो एज ए मतलब फैमिली की तरह रहते हैं, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि सबसे जो नेचुरल जो यूनिट है समूह का, वो है फैमिली, है ना। जो सबसे पहला क्रिएशन होता है इंसान में भी फैमिली की प्रथा कब डेवलप हुई, समथिंग लगभग, अगर आप इसमें देखोगे कि इंसान परिवार की तरह कब रहने लगा, जब वह नॉर्मली जब एक साथ, सो फैमिली बेसिकली अगर देखा जाए अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जहां जिनकी फैमिली हुड जो है वो बहुत वीक होती है। मतलब तुम्हें शायद पता हो या नहीं हो, इंडिया में भी ऐसे ट्राइब्स हैं, अंडमान निकोबार में आदिवासी है, जहां पर ना ये मेल और फीमेल जो है इनके बीच में ना परमानेंट रिलेशन नहीं रहता। कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि मेल और फीमेल के बीच का जो रिलेशन है वो मैरिज से उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और वह एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट चीज़ होती है मैरिज, है ना। बहुत सारे ऐसे ट्राइब है जिसमें मैरिज नहीं होता, है ना। सो वो इंटरेक्ट करते हैं, बट फिर वही है कि पूरे समूह में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, है ना। तो वहां पर ये जो फैमिली वाली चीजें हैं वो डेवलप नहीं होती, बट उनके अंदर जो किनशिप होता है, मतलब वो सभी जो ग्रुप हैं वो एक ही समूह के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, तो वहां पर भी एक सम काइंड ऑफ सोशल यूनिट होता है ना। तो हमारे लिए हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे द मोस्ट सबसे बेसिक सोशल यूनिट क्या है, फैमिली है। सो फैमिली से शुरुआत हुई, और फैमिली का ऑब्जेक्टिव क्या है, फैमिलीज क्यों फैमिली बनती हैं। क्या ऐसी चीज है जो फैमिली को एक रखती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये यहां पर है इमोशन। क्या है? इमोशंस। हमारे जो भावनाएं होती हैं वह एक परिवार के यूनिट को जोड़ करके रखती हैं, है ना। और इमोशंस के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसकी माइंड मेंटली जो एनिमल सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, वो कौन है? इंसान है ना। हमारी जो थिंकिंग पावर है, जो हमारी सोचने की व्यवस्था है, वो सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा अव्वल है। इसीलिए हमारे अंदर यह जो टाइज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो फैमिली तो एक बहुत ही बेसिक सा और एक नेचुरल सोशल यूनिट है ना। बिना फैमिली के हम लोग रह सकते क्या? आज के टाइम पे क्या इंसान बिना फैमिली के हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना।
अगर यह नेचुरल फैमिली हमारी नहीं है तो भी हम एक फैमिली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। सो हमारी सभी इमोशंस, इमोशनल नीड और सभी चीज फैमिली में फुलफिल होती है। द फर्स्ट थिंग वाज इमोशन। यह इमोशन चाहे वो रिप्रोडक्शन करने का हो या फिर अपनापन हो, बच्चे और माँ बाप और बच्चों के बीच का रिलेशन, सो जो भी है, बट इमोशनली जो है फैमिली जुड़ा हुआ है ना। सो द फर्स्ट नीड वाज इमोशन। सेकेंड नीड फैमिली में, जो फैमिली टाइज का जो दूसरा परिभाषा आप कह सकते हो कि परिवार क्या है, तो पहला तो वो है कि एक ऐसे ग्रुप हैं जिसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए, मेल फीमेल और बच्चे, है ना। दो मेल मेल इज नॉट अ फैमिली, ठीक है। सो ये बेसिक यूनिट है फैमिली का। अब इसमें तुम आगे जोड़ सकते हो दादा दादी, नाना नानी, बच्चे के बच्चे, फिर उसके बच्चे, उसका ये, तो एक बड़ा फैमिली हो गया, है ना। बट द सबसे छोटा यूनिट क्या है फैमिली में? ये तीन चीजें। सो इमोशन के बाद दूसरी चीज जो फैमिली में आई, सोचो क्या रहा होगा। जब इंसान मेंटली इवॉल्व हुआ, पहले हम जानवर थे, हमें इतने इमोशन, कभी देखा है जानवर को ऐसे इमोशन की जरूरत है? मान लो कभी एक कुत्ता है या एक बिल्ली है ना, उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो किसी दूसरे बिल्ली को ढूंढ रही है ना, कि मुझे तुम्हें बताना है आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कभी ऐसा देखा है? नहीं। वो लोग इतना इमोशनल नहीं होते। कभी उसको चोट लग गया तो किसी दूसरे के पास जाके रो रहा है, नहीं ना। बट ये चीज़ें हमारे अंदर है, और ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, जैसे जैसे हमारी माइंड बढ़ी, माइंड के दो पार्ट हैं, अगर तुम लोग आगे पढ़ोगे भी, हमारे दिमाग में जो है दो तरह के चीज़ें होती हैं, एक इमोशन वाला पार्ट है और दूसरा इंटेलिजेंस वाला पार्ट है। इमोशन वाला जो पार्ट है वो लगभग सभी जानवरों में होता है ना। इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो हम में औरों से बहुत ज़्यादा है। कई सारे एनिमल में होते हैं, जैसे कौवा को भी अगर पानी पीना हो, घड़े में पानी नीचे हो, तो पत्थर डाल के पी लेता है ना। तो दिमाग है, कुछ समझ है उसके पास, इंटेलिजेंस। पर हमारे पास तो बहुत ही खतरनाक है। अभी हम एआई बना दे रहे हैं, है ना, शिप बना दे रहे हैं, जहाज बना दे रहे हैं, मंगल पे पहुंच जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमारा इंटेलिजेंस इवॉल्व होता गया, उस तरह से हमारी इमोशनल नीड भी बढ़ती गई, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास दिमाग होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको इमोशनल नीड्स होंगे आपके। और इसीलिए आज के समय पे लगभग सभी जितने भी इंडिया में मैनेजमेंट स्कूल हैं अच्छे अच्छे, और वर्ल्ड वाइड अगर तुम जितने भी मैनेजमेंट के स्कूल हैं, और इंडिया में भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो उसमें ना एक पार्ट दिया हुआ है एथिक्स का, और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। आज हर व्यक्ति को ये बात समझना है कि दिस इज़ वेरी नेचुरल, हम इमोशन को ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। हमें उसे सिर्फ सही तरीके से रेगुलेट करने आना चाहिए कि कैसे इमोशन को जो है कंट्रोल किया जाए, ठीक है। सो क्योंकि जैसे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा, हमारा इमोशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो दूसरा यूनिट, अब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया। फैमिली की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? फंक्शनिंग ऑफ फैमिली। तो क्या दूसरी रिक्वायरमेंट, व्हाई यू नीड अ फैमिली? क्या सपोर्ट? किस तरह का सपोर्ट? सोशल सपोर्ट मतलब कैसा सोशल सपोर्ट? कि अगर किसी एक व्यक्ति को किसी ने पीट दिया तो उसके साथ खड़ा हो जाए, वो वाला सपोर्ट? मेंटल तो बात तो कर चुके, इमोशन, मेंटल सपोर्ट ही तो है सेकेंड नीड। सोचो तुम्हें फैमिली मिल गया, रोने वाला, हंसने वाला, खेलने वाला मिल गया, अब अगला चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए? वर्क। काम चाहिए, हाँ। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है परिवार की, वह है रिसोर्स, है ना। सो फैमिलीज इन तीन चीजों से बना हुआ होता है, मेल, फीमेल और चाइल्ड, जो एक दूसरे के इमोशनल नीड को फुलफिल करते हैं, और एक कॉमन रिसोर्स जो है, उस
उसको क्या कह सकते हैं, कॉमन रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। और बेसिकली जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉमन रिसोर्स का, तो यह फाइनेंशियल टर्म में है ना। ये परिवार तभी, इन तीनों की क्या इकोनॉमिक्स अलग अलग होती है? नहीं ना, तीनों में से कोई भी कमाएगा सब खाएगा। यहां पे तो उसमें नहीं है कि उधार दे रहे हैं कि अच्छा चलो ले लो कल वापस कर देना, है ना। हालांकि हमारे समाज में चलता है ना, मम्मी पापा को उधार देती हैं तो उसका बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर अगले महीने डबल वसूली होती है। बट बेसिकली परिवार जो है एक सिंगल इकोनॉमिक रिसोर्स को यूटिलाइज करता है ना। और ये चीज भी आप बहुत सारे एनिमल्स लाइफ में देखोगे, है ना। अगर इवन बहुत सारे एनिमल्स जो मदरहुड, जो मदर और चाइल्ड के बीच का रिलेशन है, वो तो बहुत ही नेचुरल रिलेशन है ना। खाना खाने तुम देखोगे बहुत सारे वीडियोस में, चिड़िया आई और वो जो है बच्चे को ला करके खाना खिलाती है शुरुआती दिनों में जब तक वो बड़ा नहीं होता है ना। तो क्या है, कॉमन रिसोर्स ही तो, कॉमन फूड, मदर के पास जो फूड है वो बच्चों को दे रही है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स में जो है मेल भी जो है बच्चों की केयरिंग करता है ना। सो ये दोनों चीज समझ गए। सो फैमिली जो है वो सबसे मोस्ट, तो इवोल्यूशन में जैसे सबसे पहले क्या बना होगा, फैमिली। और फैमिली को हम लोग एक सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली सामाजिक तौर तरीके से ये हमारे पास है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसी फैमिली का बड़ा रूप क्या है, बड़ा फैमिली। और उससे भी बड़ा रूप क्या है, ट्राइब्स, है ना। एक एक जाति या एक वंश के लोग जो हैं, समझ रहे बात को। इसी का बड़ा रूप यही फैमिली। जब धीरे धीरे क्या हुआ, मेल चाइल्ड ढेर सारे अब बच्चे हुए और फिर और बच्चे हुए और बच्चे हुए, करते 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 क्या हो गया, पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबल ग्रुप। अब यही ढेर सारे ट्राइब्स, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब ग्रुप्स बड़े हो जाते हैं तो इनके बीच में डिफरेंसेस भी शुरू होंगे, हाँ या ना। ये सब भी दिया हुआ है, सोशोलॉजी की किताब है 11th क्लास की, है ना। सोशोलॉजिकल थॉट्स, या आई डोंट नो उसका नाम एग्जैक्टली क्या है ना। सोशोलॉजी या शायद सिर्फ सोशोलॉजी ही लिखा हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैमिली, किनशिप, टाइज, ये सब के बारे में। तो यही फैमिली धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, ट्राइब बन जाएगा, है ना। ट्राइब्स हम लोग किसको कहते हैं, ट्राइब्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी मेंबर एक दूसरे से फैमिली टाइज से जुड़े हुए हों, है ना। दूर का रिश्तेदार है पर है वो रिश्तेदार, कोई ना कोई आपको फैमिली टाइज होनी चाहिए। अब फिर यही ट्राइब्स जो हैं बड़े बड़े हो गए, मान लो अलग अलग ट्राइब्स हो गए, इनके बीच डिफरेंसेस आते गए, तो इसी ट्राइब्स का जो बड़ा रूप है दैट इज रेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वंश। सो ये तीन चीज जो है ये नेचुरल है, जाति, धर्म, गोत्र, ये तीन चीजों जो है, ये तीन चीज तुम लोग सुनते होगे ना, वो मेरे ही जाति का है, वो मेरे गोत्र का है, मेरे धर्म का है। ये थ्री चीज जो है, जाति, धर्म और गोत्र, ये ह्यूमन क्रिएशन है, हमारा बनाया हुआ है, ये नेचुरली इवॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है कि एक ही रेस के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करें, हो सकता है एक ही ट्राइब के लोग अलग अलग जाति के हो जाए, है ना। और एक ही ट्राइब के लोग जो है वो अलग अलग गोत्र के हो जाए, होता भी है ना। अगर कोई बड़ा सा फैमिली है, तुम देखोगे कि मम्मी का गोत्र अलग होता है, पापा का गोत्र अलग होता है, एक गोत्र में शादी नहीं होती, है ना। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान रखना है कि जाति, धर्म और गोत्र जो है वो नेचुरल क्रिएशन, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैन मेड है। धर्म का क्या मतलब होता है, बोर तो नहीं लग रहा ना किसी को, सार्थक जी बताइए। पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई इन सोशल इंस्टीट्यूशन के पास
अब रिसोर्सेस के लिए स्ट्रगल होने लगेगा। किसके लिए? रिसोर्स के लिए, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी रिसोर्स तो फिक्स है ना। रिसोर्स का मतलब सबसे पहला रिसोर्स इंसानों के लिए क्या रहा होगा? फूड, ठीक है। तो इनके में आपस में फूड के लिए लड़ाई होनी शुरू हुई, फिर जानवरों के लिए लड़ाई होनी शुरू हुई, फिर लैंड्स के लिए, लैंड जमीन के लिए शुरू हुई, और अभी तो पता नहीं कितने सारे मामले हैं। बच्चों में पेंसिल के लिए लड़ाई होती है ना। घर के अंदर 2 सिबलिंग है, भाई बहन है, तो कपड़ों के लिए, खिलौनों के लिए और टीवी के रिमोट के लिए। तो पर सबसे पहले तो रिलीजन जो है वो बेसिकली रिलीजन, कास्ट और गोत्र के बारे में बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो रिलीजन बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है, ठीक है। और इसके कुछ कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल ने एक काइंड ऑफ, सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे स्टार्टिंग में जब इंसानों के पास खाने की कमी नहीं थी एंड जब उनकी कल्चर डेवलप हो रही थी, तो बहुत तरह के क्वेश्चन थे जिनके उनके पास जवाब नहीं थे, है ना। लोगों में दुख होता है, परेशानी होती है। तुम देखो इंडिया में भी जितने रिलीजन हैं, इंक्लूडिंग मैं वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ जो ऋग्वेद से शुरू हुआ, है ना, पूरे के पूरे ऋग्वेद में ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि इंद्र, जो उस समय आंधी तूफान आती थी जिससे बहुत नुकसान होता था, इंद्र के प्रकोप से कैसे बचे, इंद्र के प्रकोप से कैसे बचे, यह बात ऋग्वेद में बताई हुई है। तो ऋग्वेद में धर्म की शुरुआत क्या हुई? दुखों को कम करने से। बुद्धा, पूरी की पूरी बुद्ध की जो थ्योरी है वो तुमने सुना होगा, 4 नोबल ट्रूथ, 4 सत्य के बारे में। पहला सत्य क्या है? इंसान का जीवन दुखों से भरा है, इसका कारण माया है, माया खत्म करो, दुख खत्म ना। तो सारे धर्म जो हैं वो इंसान की पीड़ा को खत्म करने का रास्ता बताते हैं। समझ गए बात को? सो बेसिकली रिलीजन अभी के टाइम पे आकर के अब अलग अलग तरह का चीज बन गया, बट यह जो है एक फिलॉसफी है, किस चीज का? लाइफ का, जीवन दर्शन है कि कैसे अपने जीवन को हम जिए, बेहतर तरीके से जिए। तो रिलीजन का अगर ओरिजिनल मीनिंग देखे जाए तो क्या है? फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन का एक तरीका है। समझ रहे हैं गरिमा जी? क्या है आपका रिलीजन, आपका जीवन का क्या फिलॉसफी है? अच्छा इंसान बनना। तो रिलीजन को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे? फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दुखों को कम करना। कोई ऐसा धर्म बता दो आज के समय पे, बागेश्वर धाम बाबा हो या और कौन से बाबा एक दो हैं बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल, हाँ, प्रेमानंद जी या कोई सा भी हैं, वो बेसिकली क्या बता रहे हैं लोगों को? लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? दुख को कम करने के लिए। आज से नहीं, ऋग्वेद के भी श्लोकास देखो, सबसे ज्यादा श्लोक जो है वो इंद्र भगवान की स्तुति में गाया गया है, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो आसमान से चीजें हो रही हैं, बारिश, आंधी, तूफान, ये एक गॉड करवा रहे हैं और उस गॉड का नाम इंद्र है। तो उन्होंने इंद्र की प्रार्थना की, स्तुति की कि हमें बचाओ, हमें मत तड़पाओ, है ना। बुद्धा को लोगों ने भगवान बनाया क्योंकि बुद्धा ने क्या बताया? रास्ता बताया दुख को कैसे कम करे। तो धर्म जो है उसकी शुरुआत होती है एक आंदोलन से, एक रास्ता से, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दुख को कम करना। लेकिन दुख कम हुआ नहीं, इतने सोमवार के व्रत किए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वही दुख पड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सोमवार के व्रत से जो है उसके दुख खत्म हो गए हो जीवन का? मंगलवार को भी फास्ट कर लिया, है ना। तो इन सभी धर्मों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंसान के जीवन के दुखों को कम करना। समझ गए बात को? कास्ट जो है सॉरी, एक सेकेंड, हेलो जी बताइए। उसमें 2 ऑक्यूपेशन है, एक का ऑक्यूपेशन है पढ़ना, दूसरे का ऑक्यूपेशन है नहीं पढ़ना। तो क्या ये 2 ग्रुप बनाना जरूरी है?
बताइए। ये कैटेगराइजेशन भारत में सबसे पहले तो हमने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, अलग अलग तरीके से जीने, सबका मतलब एक ही है। जितने भी धर्म है बेसिकली सारे धर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब धर्म का ऑब्जेक्टिव एक ही है ना, तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो पहला सबसे पहला कैटेगराइजेशन तो वर्ल्ड में हम लोगों ने रिलीजन बेसिस पे किया। और ये चीज़ें मैं पॉलिटिकल, अभी तक कहीं पर भी पॉलिटिकल बाउंड्री कंट्री कुछ आया है क्या, नहीं। हम लोग बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को हटा करके सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलीजन से के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, मेरे जीवन जीने का फिलॉसफी अलग है, तुम्हारे जीवन जीने का फिलॉसफी अलग है। समझ रहे बात को। दूसरा, और ये रिलीजन ये फिलॉसफी अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर इंसान के सोचने की क्षमता अलग अलग है, हर इंसान का अनुभव अलग अलग है। ठीक है। दूसरा कि हमने कैटेगराइजेशन क्यों किया, क्योंकि रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि ये सारे ग्रुपिज्म की जो सबसे पहली शुरुआत थी वो क्या थी, इमोशनल नीड। और इमोशन हमेशा कहाँ पर हो पाता है, जब हम सिमिलर हों, है ना, हमारे आपके बीच में सिमिलैरिटी हो। तो कभी भी अगर मान लो बहुत बड़ा समाज हो गया, बहुत बड़ा समाज हो गया और इसमें हर तरह के ऑक्यूपेशन करने, काम करने वाले लोग रह रहे हैं, क्या हमारा इमोशनल टच सबसे एक समान होगा, नहीं। कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे परिवार में अगर तुम्हारा फैमिली बहुत बड़ा हो जाए तो उसके अंदर भी एक कैटेगरी बन जाती है, सब ग्रुप बन जाती है। और ये कैटेगराइजेशन हमेशा होता रहेगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा कैटेगराइजेशन होगी। ठीक है, और ये कैटेगराइजेशन क्यों होता है, हमारे इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए। हम 1 लाख लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, है ना। सो कैटेगराइजेशन जो है वो बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमने क्या किया कि समाज को कैटेगराइज किया गया। और दूसरी चीज़ यह भी है कि कैटेगराइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव तो समझे कि इमोशनल नीड के लिए ग्रुप, अलग अलग ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करने वाले हो तो आपकी इमोशन दूसरा जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली आप जोड़ पाओगे, एक चोर उचक्के के साथ नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन अगर कोई चोर है, उसका इमोशन आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, दूसरे चोर के साथ। इसीलिए तो एक कहावत बनी क्या, चोर चोर मौसेरे भाई। वो भले ही अलग धर्म के क्यों न, पर दोनों क्या बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। तो ऑक्यूपेशन, चूंकि इंसानी जीवन जो है धीरे धीरे, जब हम लोगों को खाने की चिंता खत्म हो गई तो हमारे जीवन का सबसे प्रमुख चीज आज के समय पे क्या है, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। तुम 24 घंटे में मान लो 8 घंटे सोते हो, 8 घंटा वो काम करता है, 10 घंटा लोग काम करता है। तो एक बड़ा हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है हम किस में व्यतीत करते हैं, ऑक्यूपेशन में। इसीलिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पे समाज को बांटा जाने लगा। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपसे कोई पूछे कौन हो तुम, तो क्या बोलोगे। मैं एक स्टूडेंट, मान लो अनजान कहीं पे तुम पहुंचे और आपसे कोई पूछे तो अपार्ट फ्रॉम योर नेम आप क्या बताते हो, अपना ऑक्यूपेशन ही बताते हो। क्योंकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपकी क्या है, वह आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है, जिस जिस पहचान में तुम सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कराते हो। एक व्यक्ति है जो सुबह उठता है और पूजा पाठ में लग जाता है, दिन भर पूजा करता है, फिर रात को सोने से पहले पूजा करता है और सो जाता है। अगर उस व्यक्ति से कोई पूछे कि आप क्या हो, तो वह अपने धर्म का नाम लेगा, है ना। क्योंकि उसके लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो वो व्यतीत कर रहा है उस धार्मिक क्रियाकलाप में कर रहा है ना। समझ रहे बात को। तो समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें समाज सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, व्यतीत कर रहा था, वो था उसका व्यवसाय, उसका काम, है ना। इसीलिए काम के अनुसार पे जो है समाज को क्लासिफाई, वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया। और शुरुआती दिनों में हमारे समाज में कितने कितने ग्रुप्स थे, एक था क्या, ब्राह्मण, दूसरा तीसरा और चौथा
ये सभी कार्य के अनुसार जो है कैटेगराइजेशन किया गया। ठीक है, ब्राह्मण वो कहलाया जिसका काम क्या था, पढ़ने लिखने का काम था। क्षत्रिय वह कहलाया जिसका काम क्या था, सुरक्षा का काम था, सिक्योरिटी में इन्वॉल्व था। वैश्य वो कहलाया जो संसाधनों के उत्पादन में लिप्त था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो लोहे का काम हो, मिट्टी का बर्तन बनाना हो, कपड़े बनाना हो, वह व्यक्ति जो संसाधन रिसोर्स क्रिएट कर रहा था उसे वैश्य कहा गया। और तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा ग्रुप कौन कहलाया, शूद्र कहलाया, जिसका मुख्य काम क्या था, बाकी सभी कामों को, जो छोटे मोटे काम बच गए उसको करना। क्या लगता है तुम्हें कि शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी रही होगी? सबसे ज्यादा, मान लो आज से 2500 साल पहले चलते हैं, 2500 साल पहले नहीं, 3500 साल पहले, 1000 BC, 1500 BC, 3500 साल पहले, इन तीनों में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी, जनसंख्या किसकी रही होगी? क्या कह रहे हो भाई साहब? वैश्य की, क्षत्रिय की, किसकी? ब्राह्मण की। ब्राह्मण की ही होगी। बोलो। वर्ण सिस्टम बन गया था, वर्ण सिस्टम बन गया। ऑक्यूपेशन, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि 3 तरह के, 4 तरह के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा किसकी संख्या रही होगी? ब्राह्मण। अभी के समय में भारत में सबसे ज्यादा संख्या, देखो अब ये ऑक्यूपेशन के अनुसार पे ये सब कोई जो है वर्ण और जाति अब के समय पे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस समुदाय के लोगों की है, अगर रफली हम लोग जोड़ने की कोशिश करें तो अभी के समय पे? वैश्य की। और आपके पास लॉजिक है, सपोज करो इस पूरी जनसंख्या में मान लो 100 व्यक्ति हैं, इसमें से 50 ब्राह्मण है, 20 क्षत्रिय है, 10 वैश्य है, बच गया कितना? 20 शूद्र है। क्या ये समाज सस्टेन कर पाएगा? 10 लोग कमाने वाले हैं और 100 लोग खाने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में अगर एक आदमी कमाने वाला और 10 खाने वाला हो तो तुम्हारा परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए हमेशा देखना, इसका आज के समय पे ना एक रेशियो भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, किसी देश की फ्यूचर कितना डेवलपमेंट होगा उसके लिए एक इंडेक्स आता है, पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो, ऐसा करके कुछ नाम है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उसमें यह काउंट होता है। हाँ, नहीं नहीं, अरे चलो, एक दो तुम लोगों को पता है और फिर सुनो। तो उसमें यह देखा जाता है कि किसी देश की पॉपुलेशन में जो अर्निंग वर्किंग पॉपुलेशन है वह कितना है। वर्किंग पॉपुलेशन हम लोग 15 से लेके 60 साल तक के व्यक्ति को कंसीडर करेंगे, है ना। सो वर्किंग पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन मतलब डिपेंडेंसी कितना ज़्यादा है। मान लो एक देश है जहां पर जितनी जनसंख्या है उसके 30% लोग ही वर्किंग पॉपुलेशन के हैं जो काम कर सकते हैं, और 70% या तो छोटे बच्चे हैं या तो बहुत बुजुर्ग हैं। इस देश की आर्थिक स्थिति क्या फ्यूचर में बढ़ पाएगी? नहीं ना, क्योंकि जितने कमाने वाले 30 हैं और खाने वाले कितने हैं? 70, उस पर डिपेंडेंट है ना। अब वो अलग बात है कि तुम जा करके देखोगे जापान में जो है यह रेशियो बढ़ता, डिपेंडेंट लोगों की रेशियो बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश में अगर आप बात करो तो हमारे देश में कमाने वालों की संख्या 60 से 65% है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारी 35 से 40% है। फिर भी ठीक है, ज्यादातर लोग कमाने वाले हैं, है ना।
तो किसी भी सोसाइटी में अब ये जो इस तरह के रेशियो आपको मिल जाएंगे कहीं, जैसे जापान वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो क्या है, अब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हो चुका है। उस समय पे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज एक व्यक्ति ऐसा भी आपको दिखेगा जिसकी एक दिन की प्रोडक्टिविटी लाखों रुपए है, और ऐसा व्यक्ति दिखेगा जिसकी एक दिन की प्रोडक्टिविटी कितने 100 रुपए है। लेकिन उस समय तो इतना नहीं रहा। ये सब अंतर कैसे हुआ है? इंटेलिजेंस से, नॉलेज से और टेक्नोलॉजी से। उस समय तो ऐसा रहा नहीं होगा। इंसान जो भी प्रोडक्टिविटी जिसकी भी है, वो सब लोग खेत में ही काम करता होगा, फार्मिंग ही कर रहा होगा, है ना। और फार्मिंग अगर कोई करेगा तो एक फार्मर हो सकता है वो जितने देर में मैं इतना काम को कर रहा हूं उसका डबल काम वो कर दे, पर 1000 गुने का तो अंतर नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि उस समय पे प्रोडक्टिविटी सबकी एक समान जैसी होगी, और 30 लोग कमा के 70 लोग को सस्टेन नहीं कर पाते उस समय पे। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसकी संख्या रही होगी सबसे ज्यादा। हालांकि उस समय पे कोई जनसंख्या वगैरह नहीं कराई गई, और जब हमारे देश में पहली जनसंख्या हुई थी 1800 कौन सा साल था, 1881, अंग्रेजों के कार्यकाल में। उस समय पर भी यह जो, हालांकि उस समय तक ये जो वर्ण व्यवस्था है ये पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका था, और जाति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भर चुका था। लेकिन अभी भी हम उन जातियों को काउंट करें जो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से उत्सर्जन में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो ये रहा होगा, ठीक है। अब बाकी का कहानी आपको पता है कि इसमें सब समाज में फिर धीरे धीरे ऑक्यूपेशन पे था, लेकिन बाद में किस पे डिसाइड होने लगा, बर्थ पे, है ना। एक बार अगर आप वैश्य बन गए तो आप जीवन भर वैश्य ही रहेंगे, मतलब ऑक्यूपेशन परमानेंट हो गया, ठीक है। आप जिस ऑक्यूपेशन में हैं आप उसी जाति के, उसी वर्ण व्यवस्था के कहलाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी बनती गई, है ना। कुछ व्यक्ति रहे होंगे जो क्षत्रिय में, अब उनको मान लो लड़ाई का काम नहीं पसंद, उनको किताब पढ़ना है, तो समाज उन्हें अलाउ कर रहा था क्या? नहीं। कहा तुम क्षत्रिय के बच्चे हो, परिणीता, बात करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। समाज ने कहा तुम क्षत्रिय के बच्चे हो, तुम सिर्फ तलवार ही चला सकते हो, पर उसे मन था कि नहीं मैं किताब ही पढ़ूं। एक व्यक्ति था, उसे समाज ने दबा दिया। लेकिन अगर ऐसे 1 लाख व्यक्ति को मन करने लगेगा, वो क्या करेंगे, अपनी जाति बदल लिया और वो अपने आप को घोषित कर दिए कि हम आज से ब्राह्मण हैं। ऐसे बहुत सारे तुम्हें जो है जाति आज के समय पे मिलेंगे, कास्ट मिलेंगे, जो पहले कुछ अलग कास्ट में रहे होंगे। जैसे तुमने जाट का नाम सुना है जाट के बारे में कहा जाता है कि जाट जो है वैश्य और क्षत्रिय, ये दोनों समुदाय में थे। जाट लोग जो है पहले क्षत्रिय हुआ करते थे बहुत पहले, और जब इनकी लड़ाई की काम अब कम हो गई, मान लो शांति व्यवस्था है तो लड़ने वालों की संख्या की जरूरत कम हो जाएगी ना, तो ये लोग जो है एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, खेती करने लग गए, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब ये जो है, अब तो हमारे इन वर्णों में, इन ऑक्यूपेशन में बहुत सारा हेर फेर भी हुआ है। भारत के इतिहास में कई बार जो है शूद्र भी जो है वो राजा बना है। तुमने इंडियन हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे नंद वंश के बारे में, है ना। नंद वंश के बारे में सुना है, नंद वंश जो मौर्य से जस्ट पहले हुआ था नंद वंश। नंद वंश के बारे में भी कहा जाता है कि वो शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश जो है वह वैश्य जाति के थे, है ना। सो इस तरह से ये सारी चीजें जो है घिचपिच सी हो गई हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इवोल्यूशन को समझा। फिर इसमें अलग अलग, तो इसमें क्या हुआ कि इन वर्णों में अलग अलग ग्रुप बनने लगे, हाँ या ना, बनने लगे ना ग्रुप, ठीक है। कोई ओरिजिनल ब्राह्मण है, मान लो कोई क्षत्रिय जो है अपने आप को बोला अब हम किताब पढ़ेंगे और हम ब्राह्मण कहलाएंगे, तो जो पहले से ब्राह्मण थे बोला नहीं नहीं तुम नीचे लेवल का ब्राह्मण रहो, क्योंकि तुम किताब नया नया पढ़ना शुरू किया, हम तो हजारों साल से पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो है ऊपर। तो इनमें भी क्या हुई, बहुत सारी कैटेगराइजेशन होने लगी। और आज समाज में तुम्हें दिखेगा
कि ब्राह्मण भी कई अलग अलग जातियों में है, ठीक है, क्षत्रियों में भी कई जातियां हैं, ठीक है, वैश्य में भी कई जातियां, और हाँ ध्यान रखो तो ये जो था वैश्य में जितनी भी जातियां हैं वो सब बहुत सारी जातियां तुम्हें ऑक्यूपेशन पे दिखेंगी, है ना, लकड़ी का काम करने वाला अलग, जो भी लोग प्रोडक्शन में थे वो सारे लोग जो हैं वैश्य समुदाय। तो इसके अंदर जातियां बन गई, फिर जातियों के अंदर भी सब जातियां बन गई, सब कास्ट भी होता है ना। ये सभी कैटेगराइजेशन क्यों बनाया गया, ताकि ह्यूमन इमोशन जो है ना, वो एक साथ जुड़ के रहे। हमारी इमोशन कभी भी जो है 1 करोड़ लोगों के साथ अटैच नहीं हो सकती, हमें छोटा ग्रुप चाहिए ताकि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे। समझ गए बात को? तो ये जो है बेसिकली हम लोगों ने कास्ट के इवोल्यूशन को हम लोगों ने ट्रैक किया। तीसरा क्या था, एक और कुछ था हम लोगों ने गोत्र के बारे में। अब ये गोत्र की कहानी जो है, गोत्र जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर गुरु को फॉलो के जो फॉलोअर होते हैं उसे गोत्र कहा जाता है। इसीलिए जितने भी गोत्र के नाम हैं वो सबकी किसी न किसी ऋषि मुनि के नाम पर है। समझ रहे बात को? तो ऐसा कहा जाता है कि जो है 7 ऋषि मुनियों ने जो है पूरी सारी हमारी जो हिंदुइज्म जो है उसकी व्यवस्था लिखी। तो शुरुआत में 7 ही गोत्र थे, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग ऋषि मुनि बनते गए वैसे वैसे गोत्र बनता गया, ठीक है। गोत्र बेसिकली क्या है, फॉलोअर ऑफ पर्टिकुलर जो हमारे उस समय पे बहुत फेमस ऋषि रहे होंगे उनके फॉलोअर को कहते हैं। ये सारी चीजें जो है समाज में स्टिक होने लगी। तो अब हम लोग बात करते, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में अच्छा खासा बात कर लिया। अब वापस आते हैं और लेकिन अगर तुम यही ट्राइब्स और रेस के बारे में बात करोगे तो दिस इज वेरी नेचुरल। यहाँ पर प्योर फैमिली टाइज आपको दिख रही हैं। फैमिली का मतलब क्या, माँ बाप और बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, पारिवारिक संबंध है इन सभी में। लेकिन एक जाति में पारिवारिक संबंध होना जरूरी नहीं है ना, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्राइब्स, अब स्ट्रगल जो है वो होने लगा किस चीज के लिए, संसाधन के लिए। और यहीं से जो है पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है। इंसान के पास 2 ही संसाधन हैं अभी के समय पर, बिल्कुल, और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 ही संसाधन, 2 ही रिसोर्स थे। एक उसका अपना परिवार था और दूसरा उसका फूड था। यहां पर ना मैं मैन लिख रहा हूं। इसके पास 2 ही रिसोर्स थे, कौन कौन से, एक तो उसकी फैमिली थी और दूसरा उसका क्या था, सबसे पहला रिसोर्स फूड था। और यह फूड जो है सबसे पहले इंसान जो है वो क्या कहां से खाता था, जानवरों का शिकार करके। हाँ, तो मैन का सबसे स्टार्टिंग जो रिसोर्स रहा होगा वो क्या रहा होगा, कैटल, मवेशी, चाहे वो उसके गाय हों या फिर उसके घोड़े हों या फिर उसकी बकरी हो या फिर उसका भेड़ हो, कुछ भी हो, क्योंकि वह जानवरों को पालता था, डोमेस्टिकेशन करता था। तो उसकी जो फर्स्ट रिसोर्स रही होगी इसमें क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, कैटल्स। मान लो कैटल में हम लोग सबको जोड़ देते हैं, बकरी, भेड़, घोड़ा, गाड़ी, सब, है ना। तो बेसिकली जो रिसोर्स है वो सबसे पहला क्या रहा होगा, कैटल रहा होगा। बाद में जब लोग फूड के लिए जो है वो एग्रीकल्चर करने लगे तब रिसोर्स क्या हो गया होगा, लैंड। वाटर इसलिए रिसोर्स, अब वाटर को एज अ रिसोर्स हम लोग देखते हैं। उस समय पर वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल था, किसी के लिए कमी थी ही नहीं। तो रिसोर्स तभी वह रिसोर्स कहलाएगा, उस समय के डेफिनेशन से बात कर रहा हूं, अभी के लिए तो नहीं, जब वह हमारे लिए स्केयर हो। समझ रहे हैं, जब वो हमारे लिए क्या हो, स्केयर हो, ठीक है, और हमें उसकी नीड हो, हमें उसकी जरूरत हो और वो उसकी संख्या कम हो,
इजीली अवेलेबल ना हो। तो वाटर आज के टाइम पे रिसोर्स नहीं है, पर ड्रिंकिंग वाटर इज अ रिसोर्स। समझ रहे हो बात को? क्योंकि पानी तो समुद्र में कितना यूज करना है करो, लेकिन जो वाटर हम यूज कर सकते हैं वो समुद्र में है ही नहीं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आज के टाइम पे अगर रिसोर्स के बारे में बात करें तो लगभग सभी चीजों को रिसोर्स कहा जाता है जो स्केयर हो। हवा की कोई कमी नहीं है, नाइट्रोजन इज नॉट अ रिसोर्स, है ना। मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गाड़ियों के चक्कों में डाला जाता है, पर हमारे लिए एयर के मतलब अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, है ना। शुद्ध एयर जो है वो रिसोर्स है। तो आज के समय पे रिसोर्स को ना बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनली अगर हम लोग बिल्कुल उसका बेस सेंस में उसका मतलब निकालना चाहें तो रिसोर्स का मतलब क्या है? जो हमारे जिसकी हम यूज करते थे और जो स्केयर था। तो कैटल स्केयर था, यस, कैटल स्केयर था। लैंड स्केयर था, यस, हाँ जी, लैंड भी स्केयर था। अभी इन्हीं अब देखो जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई, है ना, उनके बीच में इमोशनल कनेक्ट जो है वो कम होता गया। फिर इमोशन का कम होने का मतलब क्या है? सामने वाले के दुख से तुम प्रभावित नहीं होगे, बल्कि सामने वाले की खुशी से प्रभावित हो जाओगे, है ना। ठीक है। तो ये चीजें जब होने लगी तो इंसान के का जब इमोशनली जब उतना ज़्यादा अटैच नहीं हुआ, है ना, मान लो तुम्हारा पड़ोसी है पर तुम उससे इमोशनली अटैच नहीं हो, ना ही तुम्हारे धर्म का है, ना ही तुम्हारे जाति का है, ना ही तुम्हारे गोत्र का है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा इमोशन इन्हीं तीनों चीज़ से अटैच होता है, अगर वो इन तीनों में से तुम्हारे का नहीं है तो तुम क्या करोगे कि आज उसकी भैंसी लूट लोगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाओगे कि आज रात को उसकी 2 भैंसियाँ पार कर देंगे। तो यहीं से जो है स्ट्रगल होने लगा, रिसोर्सेस का क्या हुआ? स्ट्रगल होना शुरू हुआ। तो रिसोर्स का स्ट्रगल भी जो है बहुत ही नेचुरल है। अगर आपके पास रिसोर्स स्केयर हैं और वह रिसोर्स हर किसी को चाहिए तो हर कोई स्ट्रगल करेगा उसके लिए, और यहीं से वॉर होना स्टार्ट हो गया। अब पिक्चर में आता है पॉलिटिक्स। अब रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास जाएगा? जिसके पास ज़्यादा पावर होगा, ठीक है, जिसके पास जितनी शक्ति होगी। और रिसोर्स और पावर जो है वो बेसिकली एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ है। जैसे जैसे आपके पास रिसोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास पावर भी बढ़ेगा। ठीक है जी, समझ गए? तो पावर और रिसोर्स में हम कह नहीं सकते कि पहले कौन आएगा, है ना, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक। सो यहीं पर जो है स्ट्रगल शुरू हो जाता है किस चीज़ का? रिसोर्स को पाने का। और यहीं से जो है पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, है ना, उसका ज़मीन लूटा गया, उसका परिवार लूटा गया, उसका कैटल लूटा गया। और अब सबसे नामी कौन है, सबसे ऊपर कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है? और पावर सबसे ज़्यादा क्या एक इंसान में इतना पावर है कि वो बाकी सभी से लड़ करके उसके रिसोर्स को लूट लेगा? नहीं। यहीं पर नीड हुई किस चीज़ की? एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। फैमिली तो नेचुरल था ही, लेकिन फैमिली की भी इतनी बड़ी, 2 परिवारों में भी लड़ाई होता है, तुमने सुना होगा गांव में 2 परिवार आपस में लड़ रहे हैं, है ना। लेकिन रियल स्ट्रगल जो है वो सोसाइटी बहुत बड़ी होने लगी जैसे जैसे, तो यह जो है लोग जो है एक पॉलिटिकल यूनिट बनाने लगे ना, और उसी पॉलिटिकल यूनिट को हम लोग कहते हैं क्या? स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट, है ना, या फिर गवर्नमेंट। फिलहाल के लिए स्टेट और गवर्नमेंट को हम लोग एक ही मान के चलेंगे। अब जो बहुत ही नेचुरल सोसाइटी है, सबसे पहले अब फैमिली में गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर नेचुरल टाइज हैं, ठीक है, एक हायरार्की बना हुआ है। तो यह
लेकिन जब परिवार बड़ा होने लगा, लेट्स से ट्राइब, क्या ट्राइब में गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है? यस। और वहां पे गवर्नमेंट कैसे चुना जाता था? जो सबसे ज्यादा एज का ट्राइब होता, जो सबसे ज्यादा उम्रदार हो, या जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। या हर ट्राइब्स के अलग अलग नियम होते थे अपने ट्राइब्स का हेड चुनने के लिए। कुछ ट्राइब्स में है जो सबसे ज्यादा खाना खा ले, जो सबसे ज्यादा डांस करके भूत भगा दे। ऐसे बहुत सारे हैं कहानी। हर ट्राइब्स की अलग अलग जगह है और अलग अलग तरीके से वो अपने लीडर्स चुनते थे। ठीक है, तो इन ट्राइब्स, अब सो यहां पर जो है द फर्स्ट जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उसमें जो स्टेट होता है वह बहुत ही नेचुरल होता है और उसका तरीका चुनने का जो तरीका है वो बहुत अलग हो सकता है। पर मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स में राजा उसे ही चुना जाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव, इस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों जरूरी है गवर्नमेंट का होना? क्योंकि वह बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, और इसी के लिए जो है लॉ, नियम, सारी चीजें जो है शुरू हुई है। तो तुमने समझ गए कि आप पावर के स्ट्रगल की वजह से जो है गवर्नमेंट का और रूल्स का फॉर्मेशन हुआ। गवर्नमेंट का मतलब है कि ये नियम बनाएगा और इस नियम को सब लोग फॉलो करेंगे। यह नियम सब लोग क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो बाकी लोगों को सुरक्षा की गारंटी देगा कि हम तुम्हारी जान बचाएंगे और तुम्हें और से ज्यादा तुम्हें संपत्ति दिलाते रहेंगे। हर व्यक्ति चाह रहा है दूसरे की जमीन लूट लेना, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता। अब उसे ग्रुप बनाने की जरूरत होगी। अब यह जो ग्रुप होगा, क्या इसके बीच में इमोशनल कनेक्ट होगा? क्या ये एक परिवार का ही ग्रुप है? नहीं, क्योंकि परिवार के ग्रुप में तुम कितने लोग ले आओगे? 4 लोग, 5 लोग। उसमें तुम चोरी कर सकते हो, लड़ाई करके नहीं जीत सकते कि पूरा का पूरा उसका जो है एरिया ही जीत लिया ना। तो उसके लिए यहां पर इमोशन है नहीं, तो क्या कनेक्ट होगा आपस में, कैसे एक दूसरे की बात मानेंगे? उसी के लिए जो है रूल बनाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए इन्होंने अपना एक गवर्नमेंट चुना, एक स्टेट चुना, और वह स्टेट जनरली जो है मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था उसके समूह में उसे ही चुना जाता था। कुछ ट्राइब्स हैं जिसमें सबसे अनुभवी व्यक्ति को चुना जाता था, जो सबसे ताकतवर नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा अनुभवी है। अलग अलग इसमें फिलॉसफी, तुमने प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने बताई थी कि जो किंग है वह एक फिलॉसफर होना चाहिए। किंग कैसा होना चाहिए? फिलॉसफर होना चाहिए, एक दार्शनिक होना चाहिए। है ना। सो उनका मानना था कि भाई जो है ताकत से जो है राजा को ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सैनिक है, राजा को ज्ञानी होना चाहिए। अलग अलग तरह की थ्योरी है, पर ज्यादातर ट्राइब्स में क्या रहा? ताकत। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर वही राजा बनेगा। समझ गए इस बात को? तो यहां से जो है स्टेट की शुरुआत होती है। अगर आपसे कोई पूछे स्टेट यानी या गवर्नमेंट, अभी के लिए आप दोनों को सेम मतलब समझेंगे, बाद में हम लोगों को इसका अंतर पता चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार या स्टेट का क्यों बना, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है, क्यों बना वो, तो एक पहला कारण, सबसे पहला कारण क्या बताओगे? अपनी सुरक्षा। क्योंकि सबसे पहले देखो, हर व्यक्ति के पास रिसोर्स है, प्रॉपर्टी है, और उसका 2 उद्देश्य है। क्या? अपनी प्रॉपर्टी बचाना और दूसरे की प्रॉपर्टी लूटना। इस समय की बात कर रहा हूं। तो अपनी प्रॉपर्टी बचाना, अब आपके पास जो रिसोर्स है उसमें एक आपकी जान भी तो है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपके मवेशी है। तो सबसे पहले आप तो ये चाहोगे कि भाई मेरा मवेशी जो है वो सुरक्षित रहे, मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे। यहीं से जो है स्टेट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अगर स्टेट ना होता अगर स्टेट ना होता तो क्या होता? हर व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा होता, या अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो हर परिवार दूसरे से लड़ रहा होता। क्योंकि एक परिवार, अगर इस परिवार में सिर्फ वही 3 व्यक्ति हैं तो उनमें आपस में लड़ाई होने के चांसेस कम है, हालांकि बाद में हो जाते हैं कई बार।
मम्मी पापा में लड़ाई हो गया है ना, बाप बेटे में लड़ाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं। पर फिर भी हम उसको मान लेते हैं कि अगर फैमिली को हम लोग एक टाइज में रखते हैं तो एक हर परिवार एक दूसरे से लड़ रहा होता या हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा होता तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाती, चरमरा जाती, केओस हो जाता, हर व्यक्ति को खतरा रहता हर किसी से, है ना। मुझे बाकी सबों से खतरा है और बाकी सबको भी मेरे से खतरा है, तो ये डर का माहौल होता। तो क्या इसमें हमारी सिविलाइजेशन, क्या इसमें हमारा जो है कोई बौद्धिक विकास, मतलब हमारा कोई मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाता क्या? क्या हम इतने आर्ट एंड कल्चर, क्या हम डांस का फॉर्म निकाल पाते क्या? क्या नाच पाते हम? नहीं। क्या पेंटिंग बना पाते? क्या गाने गा पाते? नहीं, क्योंकि हमें पूरी जीवन क्या रहता, खतरा जो है उसमें रिसोर्स को बचाने का, है ना। जानवरों में ऐसा होता है ना। उसे एक चिड़िया है, उसका स्ट्रगल क्या रहता है, दिन भर या तो खाना ढूंढते रहती है और उसके बाद अपने घोंसला को बचाना होता है उसको। तो इस चीज के लेकर के तो यहां पर हम देखते हैं कि स्टेट की जो है शुरुआत हुई। अब स्टेट का सबसे अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि जो पॉलिटिक्स हो, यहीं पर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है। सो पॉलिटिक्स जो है वह बेसिकली हमने देखा क्या, स्टेट या गवर्नमेंट। सो पॉलिटिक्स इसी की स्टडी करना है। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, है ना। क्या क्या स्टडी करना है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, गवर्नमेंट का क्या फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का क्या फंक्शनिंग, कैसे कार्य करेगा गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करेगी। समझ गए बात को? गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, मतलब क्यों गवर्नमेंट बनाया जाना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए और किस तरीके से उसको काम करना चाहिए। सो पॉलिटिक्स जो है इन्हीं चीजों के अध्ययन को, स्टडी को कहते हैं। अभी समझे बात को? ठीक है। सो गवर्नमेंट की सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों तुम स्टेट बना रहे हो? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा, सिक्योरिटी वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अब सिक्योरिटी के दो डायमेंशन है, ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारी पूरी जो स्टेट है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, मतलब मान लो हमारे ट्राइब को बाहर के लोगों से खतरा ना हो, और दूसरा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, कि ट्राइब्स में अंदर भी एक दूसरे से खतरा ना हो। समझ गए? इसी शब्द को, इसी सिक्योरिटी का जो ब्रॉडर फॉर्म है, उस शब्द को कहते हैं जस्टिस। क्या बोलते हैं? जस्टिस। जस्टिस कई मायने में जो है, कई मैटर में जो है, सो हमारी सुरक्षा जो है वह भी एक जस्टिस के बारे में ही है कि भाई अगर हम इंसान हैं, मेरे पास ये संपत्ति है, तो मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे, इसे ही न्याय कहेंगे। तो इसी को आगे चल करके जो है जस्टिस 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 होने लगा। तो स्टेट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है। बट सिक्योरिटी आपको ध्यान रखना चाहिए, सिक्योरिटी जो है वह रिक्वायरमेंट है जहां से इस सरकार की शुरुआत होती है। सरकार बनने का कारण ही क्या है, सिक्योरिटी। चलिए तो इसी चीज को फर्स्ट चैप्टर में जो है दिया गया है कि पॉलिटिक्स क्या है और क्या इसका मतलब है। क्या हम पॉलिटिक्स जो है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी? पॉलिटिक्स जो है बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव किसका है? हमारे ग्रुप का, हमारे ट्राइब का, या हमारे सोसाइटी का?
तो यह ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से डिसाइड किया जाएगा वो उससे हम प्रभावित तो होंगे ही ना। स्वाभाविक सी बात है ना कि पूरे पॉलिटिक्स जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है। और गवर्नमेंट जो है वो एक तरह की क्या है, इंस्टीट्यूशन है, जिसको कौन चलाएगा, लोग ही चलाएंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोग इन तीन चीज़ों को पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपको यह जान के बहुत मजा आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को दिया गया है। हमारी हमारी क्या ऑब्जेक्टिव है एज ए स्टेट। किसको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में बताया गया ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। द कंट्री, द प्रेम्बल ऑफ इंडिया जो है, भारत के संविधान की जो प्रेम्बल है, वह क्या कहती है कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले तो क्या है, जस्टिस, न्याय। ठीक है, दूसरा क्या है, इक्वालिटी, क्या है, समानता। तीसरा, जस्टिस के बाद है लिबर्टी, स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद इक्वालिटी, एक समानता, और फ्रैटर्निटी। तो इसमें से ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो हमने डिफाइन किया ना ऑब्जेक्टिव, है ना। अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आप सब लोग थोड़े बहुत पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कौन राजा चुना जाएगा, कौन प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, सारा चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कैसे फंक्शन करेगी ये भी बताता है। ठीक है। ये बात को समझ गए। सो बेसिकली इन्हीं चीज़ों का जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिया जो पॉलिटिकल जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग उसको पढ़ेंगे। सो इन सब की बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्या है, बहुत सिद्धांत हैं कि सरकार की ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, मतलब स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या जस्टिस प्रोवाइड करना ही स्टेट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। सो इनकी जो थ्योरीज हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही नहीं बल्कि फॉर्मेशन पर भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे, हाँ या ना, है ना। फंक्शनिंग पर भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे। इन सभी थ्योरीज को, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो बताएगा ना, कोई ना कोई, कभी ना कभी मान लो ऑब्जेक्टिव है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब तुम्हारे लिए स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तुम कहोगे हमें सुबह सुबह नाश्ता मिल जाए, सुबह हमें कुना उठाया जाए, फ्री में जो है हमें पैसा मिलता रहे। मतलब अनलिमिटेड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर हम लोग देखें, हर व्यक्ति अपने अनुसार से सोच सकता है कि सरकार का सबसे प्रमुख काम ये है ना। तो लेकिन क्या हम लोग जो है, पर हर व्यक्ति के सोच को तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें ऐसे सोच को पढ़ना है जिस पे सबसे ज़्यादा लोग एग्री करते हैं। और इन्हीं थ्योरीज को, इन्हीं सिद्धांत को कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन कैसे होगा और कैसे फंक्शनिंग होगा, इन्हीं सारी इनकी जो थ्योरीज हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं कि क्या होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में तुम बहुत सारे चीज़ें को पढ़ते हो। इसमें सबसे पहले तो हम लोग कई सारे जो विद्वान लोग रहे हैं उनके थ्योरीज को पढ़ते हैं, उनके नियमों को पढ़ते हैं, है ना। फिर हम लोग अलग अलग जो आइडेंटिटीज़ है कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है, जस्टिस का क्या मतलब, जस्टिस पर भी बहुत थ्योरीज हैं, है ना। स्टेट का ऑब्जेक्टिव जस्टिस होना चाहिए नहीं, है ना। नेशनलिज्म कि अब किसी स्टेट तो तुमने बना दिया,
अब मान लो एक ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पे तुमने स्टेट बना दिया, एक सरकार बना दी। अब मान लो कोई दूसरे ग्रुप को अगर ये ग्रुप ओवरटेक कर ले, जीत ले, तो क्या यहाँ के नागरिकों को और यहाँ के नागरिकों को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं, या अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए? समझ रहे हैं बात को? नेशनलिज्म, स्टेट, सिटीजनशिप, इन सब पर ना जाने कितने थ्योरीज हैं। तो हमें जो है कुछ चीज़ों के बारे में ही थ्योरीज को पढ़नी है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है? अब मैंने आपको बताया इन स्टेट के जितने भी एस्पेक्ट हैं इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार की ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी ऑब्जेक्टिव का जो है वो किस पर लागू होगा, नागरिकों पर, क्योंकि सिटीजन्स के बिना क्या सरकार होना है पॉसिबल है? अगर लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्टेट बनाया ही क्यों गया है? ताकि वहां के लोगों को सिक्योरिटी दिया जा सके, जस्टिस मिल पाए, है ना। तो बिना सिटीजन, अब सिटीजन कौन कहलाएगा? मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि पूरे हमारे हिस्ट्री में एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ते आ रहे हैं, ये उसको जीत रहा, वो कभी उसको जीत रहा, कभी ये ताकतवर बन गया, कभी ये ताकतवर बन गया। तो कैसे नागरिकता डिसाइड हो? क्या अगर ये जीत गया तो ये नागरिक और ये नागरिक एक समान रहेंगे? मान लो राजा अगर किसी पर्टिकुलर वैश्य धर्म से बिलोंग करता है, तो क्या वो अपने क्षत्रिय जनता के प्रति एक समान व्यवहार कर पाएगा? है ना, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सभी तरह के जो एस्पेक्ट हैं इन सब के लिए जो है थ्योरीज दिए गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। तो हमें हर एस्पेक्ट पर जो है थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इसमें दिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, और क्या क्या दिया हुआ है, किन किन एस्पेक्ट पर जो है पॉलिटिक्स के कई सारे एस्पेक्ट हैं, उसके किस किस एस्पेक्ट के बारे में हमें थोड़ी बहुत जाननी है। एक है फ्रीडम, दूसरा है तीसरा है जस्टिस, और यहां पर खास करके बात की जा रही है सोशल जस्टिस की। तीसरा जो है वो है राइट्स, और नेक्स्ट इज सिटीजनशिप। अगला क्या है, नेशनलिज्म, और अगला क्या है, सेक्युलरिज्म। तो इन 7 चीजों के बारे में क्या थ्योरीज हैं, क्या उसका मतलब है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। अभी इस पूरे किताब का आपको मतलब समझ आया कि क्या है इसमें करना नहीं करना है ना। देखो इसमें कह रहा है कि 5th सेंचुरी बीसी में प्लेटो एंड एरिस्टोटल अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया करते थे कि मोनार्की ज़्यादा अच्छा है या डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है। क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में है कि क्या एक परिवार के व्यक्ति को ही चुना जाना चाहिए या फिर लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए, कौन सा बेहतर है। तो हनी, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, ये प्लेटो और एरिस्टोटल सोचा करते थे, है ना। हाँ, तो अंजलि जी आपको ये वाला नहीं समझ में आया था, ये बॉक्स में जो बना हुआ है, तुम्हारे पास किताब है परिणीता? कहाँ पे है? पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। कह रहा है कि प्राचीन समय पे जो यूनान है, ग्रीस है,
वहां पर एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था एथेंस। क्या नाम था? एथेंस। पेज नंबर है 8। अगर ये चाहिए किसी को तो ले सकता है, मेरे पास पीडीएफ से मेरा हो जाएगा। किसी के पास नहीं है किताब? क्यों नहीं लाते हो किताब? ये लो। दो मिनट रुक जाओ। क्या हुआ सर? वो आ रही है? नहीं नहीं, अभी तो है सर लंबा। खा लेंगे, खा लेंगे, बस क्लास लेते हैं। तो जी ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि जो ग्रीस हुआ करता था, यूनान जिसे कहते हैं, प्राचीन समय पे वहां पर क्या थे, छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे जिसे हम लोग सिटी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिटी स्टेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पूरा शहर था, पूरा एक शहर, हर शहर की अलग अलग सरकारें थी। हमारे देश में भी रहा होगा, है ना? हर जगह पर ऐसा होता है। पहले क्या है, छोटी छोटी जो ट्राइब्स हैं वही रहती होंगी, मान लो एक इधर सरकार, एक इधर सरकार, एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट यहाँ। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि ये एक ताकतवर बना, इसको जीता, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते गए। एथेंस में चूंकि यहाँ पर क्या है कि सभी सिटी जो है वो इक्वली पावरफुल रहे, और हिस्ट्री में कभी ये ज़्यादा ताकतवर और ये ज़्यादा ताकतवर, है ना, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सिटी स्टेट जो है वो इवॉल्व हुए थे। तो सिटी स्टेट बेसिकली एक तरह का स्टेट ही है, पर वो क्या है, छोटे छोटे शहरों के फॉर्म में है। तो ये जो स्टेट है इसका क्या नाम है? एथेंस। यहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सोक्रेटिस। क्या नाम था? सोक्रेटिस। हिंदी में इसको सुकरात कहते हैं। सोक्रेटिस जो है उसको वहां पे सबसे समझदार व्यक्ति, वाइजेस्ट मैन कहा जाता था। और ये क्यों वाइजेस्ट, सबसे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति क्यों? जैसे हमारे यहाँ पे बिरबल का नाम सुने हो, है ना? तो राजा कुछ भी कहता था तो बिरबल उसका काट निकाल देता था। बिरबल क्यों फेमस है? क्योंकि वो लॉजिक से जो पॉपुलर बिलीफ थी उस समय की, उसका उल्टा बता देता था, है ना? और ऐसे छोटे छोटे तुमने कहानियां सुना होगा, है ना? नानी दादी से भी सुना होगा। एक लाइन खींचा हुआ है और पूछा जा रहा है कि बिना मिटाए इसको छोटा करना है, कैसे करेंगे? दूसरी लाइन खींच देंगे। तो राजा को लगता था कि अरे इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कैसे कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। तो बिरबल आके आंसर। उसी तरह से जिस तरह से हमारे देश में बिरबल हैं, उसी तरह से वहां पर क्या थे? सुकरात थे, सोक्रेटिस थे। वो उस समय की जो पॉपुलर बिलीव होती थी उसको लॉजिकली काटते थे ना, उसको लॉजिकली क्या करते थे? वो काटते थे, सही सही तरीका और लॉजिक के आधार पर वो उसका उपाय बताया करते थे। समझ गए? अब आगे देखते हैं। और इसकी वजह से जो है उसे डेथ की सजा, मौत की सजा दे दी गई, क्योंकि वो हर चीज को काट देते थे, है ना? धर्म, कर्म, समाज, किसी के बारे में कोई भी जो लोगों की बिलीफ है, जो लोग जिस पर विश्वास करते हैं, उस चीज को वो सही तरीके से बताते थे या अलग तरीके से बताते थे, उल्टा बताते थे, और उसको सिद्ध करते थे। कैसे? लॉजिक से, है ना? यहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आ रहे हैं
एक आ रहा है बिलीफ और दूसरा क्या है, लॉजिक। सो उस समय के बारे में अगर बात करें तो यह जो बिलीफ है, क्या हमारे ज्यादातर बिलीफ लॉजिकल होते हैं? क्या हम उस चीज पर विश्वास करते हैं उससे पहले हम लॉजिक लगाते हैं? नहीं। हमारी बहुत सारी बिलीफ हैं जिसको कि हम कट कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, मान लो हमने एक बात मानी, हमारा बिलीफ है कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, लेकिन हमने कभी इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया, हमारा अनुभव है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो है हम लोग बात कर सकते। सोक्रेटिस जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉजिक का इस्तेमाल किया। किस चीज का इस्तेमाल किया? लॉजिक का, है ना। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोक्रेटिस को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, उसे मौत की सजा दे दी गई, लेकिन उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। और प्लेटो के स्टूडेंट का नाम था एरिस्टोटल, है ना। तो ये तीनों जो है गुरु चेला का संबंध है तीनों में, और ये तीनों जितने भी विषय हैं, जितने भी इनफैक्ट दुनिया की सारी विषय, सारे सब्जेक्ट इसी लॉजिक से निकले। द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज लॉजिक। पूरी दुनिया की पहला जो विषय था जिसे पढ़ा या पढ़ाया जा सकता था, मतलब जो विश्वासों पर टिका नहीं था, वो इटसेल्फ इट वाज लॉजिक। और अगर तुम में से कोई व्यक्ति कभी फिलॉसफी पढ़ा हो, अगर फिलॉसफी में ग्रेजुएशन करा हो, या आगे अगर कभी तुम्हें फिलॉसफी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो तुम उसमें लॉजिक ओ एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे। एक पेपर होगा लॉजिक का, यही पहला सब्जेक्ट था। और इसी लॉजिक से आगे बढ़ते 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 क्या है, साइंस निकले, हिस्ट्री निकला, जियोग्राफी निकला, मैथमेटिक्स निकला, सारे सब्जेक्ट्स निकले। इसीलिए तुम कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ लो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत, मतलब कुछ भी पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तीन व्यक्ति के बारे में अगर तुम उसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये तीन आदमी से ही शुरुआत करोगे। शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होगा जिसमें इन तीन व्यक्ति के नाम नहीं है क्योंकि इन्होंने एक ऐसे विषय की शुरुआत की जो विषय हर सब्जेक्ट, हर अलग विषय उसी से निकले, और हर सब्जेक्ट की अगर फाउंडेशन देखो तो क्या है, लॉजिक है। यह लॉजिक जो होता है दो चीजों पर बेस्ड होता है। किन किन चीजों पर बेस्ड होता है? हाँ, रीजन जो है, राइट, लॉजिक तो रीजन पर बेस्ड होता है, बट जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि रीजन जो है, लॉजिक, हाँ, फैक्ट्स पर। तो फैक्ट्स को लर्न करने का क्या तरीका है, मतलब हाउ डू यू नो कि इट इज अ फैक्ट? एक्सपीरियंस। तो लॉजिक कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुभव से लॉजिक आ सकता है, हाँ या ना? अगर कोई व्यक्ति मान लो अनुभवी नहीं है तो उसके पास लॉजिकल थिंकिंग कम होगी, और हम सब इस चीज के बारे में जानते हैं ना। मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत सारे ऑपरेशन कर रखा है, चीड़ फाड़ किए हुए लोगों को, उसकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास लॉजिक भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड इसी लॉजिक से आता है आपको क्या, नॉलेज, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बात करें तो लॉजिक के दो पिलर हैं, एक एक्सपीरियंस और दूसरा नॉलेज। एक एक्सपीरियंस और दूसरा नॉलेज। एक्सपीरियंस जो है, अब इस पर भी बहुत बहस चली पॉलिटिकल थ्योरी में कि किसी चीज को जानने का सबसे मेन रास्ता क्या है, लॉजिक के थ्रू तुम जान सकते हो, क्योंकि दूसरा रास्ता जो बिलीफ है,
इसमें तो जानने के लिए क्या है, ये तो मानना है भाई, हाँ ये चीज है तो मान लिए। किसी चीज को जानने के लिए आपके पास दो रास्ते, या तो आप एक्सपीरियंस से जान सकते हो, जैसे मैं जब से पैदा हुआ हूं ना तब से सूर्य पूरब में ही उग रहा है, इसलिए मेरा लॉजिक है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, कह सकते हो ना, एक लॉजिक है। दूसरा क्या है, नॉलेज। सो बेसिकली ये जो नॉलेज है, मान लो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, आज तक मैंने सूर्य को देखा ही नहीं, मैं पहले दिन स्कूल गया और मुझे टीचर ने बोला कि सूरज पूरब में उगता है, और इसके मैंने प्रूफ पढ़े हैं। मतलब बिना एक्सपीरियंस के भी मेरे पास लॉजिक हो सकता है, मेरा लॉजिक दूसरों के एक्सपीरियंस पर भी तो निर्भर हो सकता है। जैसे मान लो गुनगुन है ना, अब ये अगर सामने में कहीं एक गड्ढा है, तुम सड़क पे जा रहे हो और एक बड़ा सा गड्ढा है, मान लो समझ लो नाला है, उसमें गिर जाने से चोट लगेगा, इसका एक्सपीरियंस अगर आपको मान लो नहीं है, मतलब आज तक तुम नाले में नहीं गिरे, तो क्या पहली बार कूदोगे? गड्ढे में गिरने से चोट लगता है, इस बात को सीखने का क्या तरीका है? दो तरीका है, या तो दो चार बार खुद गिरो, है ना, तो अगली बार पता चल जाएगा अरे बहुत दर्द होता है, या तो किसी दूसरों को गिरते देखो, है ना, जैसे बिल्ली रास्ता तुम्हारा काट देती, क्या करते हो, थोड़ी देर रुक जाते हो कि पहले अंजलि को क्रॉस करने देते हो, उसको नहीं बताएंगे कि बिल्ली रास्ता काटी है देखते हैं इसको क्या होता है। तो हमारा जो लॉजिक है वो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और इसे ही हम लोग कहते हैं नॉलेज। आज जो चीजें आप पढ़ रहे हो, अब मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूं, क्या हो सकता है वो आपके लाइफ में नहीं हो, पर मैं बताता हूं तो तुम मान लेते हो ना। मान लो मैं उल्टा पुल्टा बता रहा हूं तो हम दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं, समझ रहे बात को। सो लॉजिक का यह तरीका भी गलत नहीं है। सो ये जो लॉजिक है, तो सही नॉलेज, अब इन्होंने कहा कि सही नॉलेज कैसे आता है, नॉलेज क्या है ना, सही नॉलेज कैसे आता है, तो बड़ी बड़ी इस पे थ्योरी हैं, लड़ गए आपस में ये लोग, है ना, गुरु चेला लड़ गया, है ना, प्लेटो और एरिस्टोटल जो है आपस में लड़ गए। तो इन लोगों की नॉलेज कैसे आता है, तो इन्होंने बहुत सारे इस पे थ्योरी है, बट हम लोग मानेंगे सोक्रेटिस का कहना है कि नॉलेज कम्स थ्रू क्वेश्चनिंग। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो यू वोंट गेट द नॉलेज, आपको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे तुम चल रहे थे गड्ढे में गिरे, ओहो ऐसे झारे, फिर चल दिए, आपने क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्यों गिरा। न्यूटन से पहले किसी ने आम गिरते नहीं देखा था क्या? पर न्यूटन ने क्या किया? क्वेश्चन किया, समझ रहे बात को, तो उसको नॉलेज आया, है कि नहीं है। सो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन करने से नॉलेज आता है, और यही सोक्रेटिस की जो फिलॉसफी है उसका आधार है। सोक्रेटिस ने हर बिलीफ पर क्वेश्चन किया, है ना। आप सब लोग सड़क पर बाईं तरफ से जाते हैं, क्या ऐसा कोई नियम है क्यों बाएं तरफ से ही जाना चाहिए, है ना। अब हम लोग ये सब क्वेश्चन नहीं करना ही नहीं, आज की क्लास के बाद आप ये सब करने लगोगे तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद घर परिवार छोड़ के पता चला कि कैलाश पर्वत चले गए ना है ना। तो हर पॉपुलर बिलीफ को क्वेश्चन करा उन्होंने ना, और इससे जो उनको नॉलेज प्राप्त हुआ, तो उसे ही जो है ये लोग कहते हैं क्या, सुप्रीम नॉलेज। तो हम लोग, अब ये हमारा एंड था, इससे ज़्यादा अब हम लोग फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। तो सोक्रेटिस को फांसी दे दिया गया, और उसका जो शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो, उसने अपने गुरु के बारे में किताब लिखी, जिसका मतलब उसने एक बुक लिखी रिपब्लिक, ठीक है। और रिपब्लिक को उसने ना डायलॉग फॉर्म में लिखे हैं, किसके फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में। सो शुरुआती दिनों में अगर आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, किताबों के ना कई तरीके होते हैं लिखने के, और शुरुआती दिनों में खास करके ऐसी क्वेश्चन, ऐसी बुक
जो किसी फिलॉसफिकल टॉपिक पर डिस्कस करती हो, काफ़ी हद तक जीवन क्या है ना, जीवन के बाद क्या है, आत्मा क्या होता है, ये सब, इन सब टॉपिक पे जो बुक्स होंगी, बहुत सारी किताब जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है ना। और हमारे कंट्री में भी तुमने भी बहुत सारे ऐसे किताब पढ़े होंगे डायलॉग फॉर्म में, और एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी भी है जो तुमने पढ़ा है, क्या? जूलियस एंड सीजर। अरे भारत का बताओ, भारत का, यहाँ का। तुम सब तुम सब लोगों ने, आई थिंक कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड में भी है और सभी, लगभग सभी बोर्ड में है ये, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के बारे में तो मुझे पता है। यक्ष और युधिष्ठिर की संवाद के बारे में सुना है? विक्रम बेताल, है ना, ठीक है। उसके बाद तुमने लियो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी इंग्लिश के बुक में थी, याद है, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। क्या था वो क्वेश्चन? है ना, द राइट टाइम टू डू अ वर्क, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ कौन है। तो ये सारे किताब जो हैं, जो जीवन के बारे में बताते हैं, ऐसे ये सारे बुक्स जो हैं ये डायलॉग के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। सो डायलॉग के फॉर्म में लिखे रहने का तो उसी तरह इन्होंने रिपब्लिक जो है वो डायलॉग के फॉर्म में लिखी, और डायलॉग के लिए आपको ना 2 व्यक्ति की आवश्यकता है। भारत की ऐसी कोई प्राचीन किताब बताओ जो डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। इंडियन हिस्ट्री की कोई ऐसी पुरानी किताब जो डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है, और तुम्हारे सिलेबस में है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा, क्या पढ़ लिए हो हिस्ट्री ना? भगवत गीता भी जो है डायलॉग के फॉर्म में है। भगवत गीता भी जो है डायलॉग के फॉर्म में है, ठीक है। और बताओ, और कोई किताब बहुत फेमस है किताब? रामायण पूरी डायलॉग फॉर्म में नहीं है, गलत। बीच बीच में कहीं कहीं पर डायलॉग है, संवाद है। महाभारत जो है उसमें डायलॉग के फॉर्म में है। तुमने उसकी शुरुआत में भी देखा होगा कि 2 व्यक्ति के, मतलब उसका क्या नाम होता है जो पूरी कहानी सुना रहा होता है महाभारत की? हाँ, संजय। संजय नाम रहता है ना। युधिष्ठिर जिसको आंख नहीं होता है, मतलब जो देख नहीं पाता है, उसको कहानी, तो पूरी महाभारत का जो युद्ध है बेसिकली उस वो कहानी जो है कि वॉर में क्या क्या हुआ, ये एक जो है डायलॉग स्टोरी पर। और बताओ, ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग पढ़ाया, अगर तुमने क्लास उसकी करी है, तुमने सब्जेक्ट्स पढ़ लियो, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं है तो इससे क्या समझा जा सकता है, पता है? कि तुम दूसरों के अनुभव से नहीं सीख सकते, तुम्हें गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। उसका नाम है मिलिंद फनो, है ना। जो मिएंडर और जो उसका लेखक है, क्या नाम है उस राइटर का, उसके बीच में डायलॉग है, बहुत ही फेमस। मिलिंद फनो के बारे में जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मिएंडर एक राजा था यूनान का, जो भारत आया था, और एक रुको मैं बताता हूँ, जो है क्या नाम है उसका, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, नागसेन, है ना। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क
नागसेन और जो मिलिंद राजा था, मियंडर जिसको कहते हैं, उसके बीच में संवाद है ना। बेसिकली मेंढर जो है वो ग्रीक से आया था भारत, और भारत को जीतने के बाद जिन एरिया को जीता तो उसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिला, साधु मिला, जिसका नाम था नागसेन। तो नागसेन चूंकि सब लोगों को पता था भारत, तो उन्होंने कहा कि अरे ये साधु आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, तो मिलिंद उसके पास मिलने जाते हैं, है ना। और वो जब जाते हैं तो उस समय ग्रीक रहते हैं, और उधर से जब लौट रहे होते हैं तो उनका बाल मुड़ा हुआ होता है और येलो कलर का पूरा गाउन पहन लेते हैं, मतलब बुद्धिस्ट बन के लौटते हैं। नागसेन ने मिलिंद को अपने डायलॉग से जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा था। ठीक है, तो नागसेन और मियंडर के बीच की जो पूरी संवाद है, जो पूरा बातचीत है, वो मिलिंद फनो किताब में दिया गया और उसमें ही वो लॉजिक देते हैं सारी चीज़ें। तो शुरुआती तो यह जो रिपब्लिक है, यह भी किस फॉर्म में है? डायलॉग के फॉर्म में है। और इसमें जो है प्लेटो एग्जामिन करता है एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस को एग्जामिन किया जाता है प्लेटो के द्वारा, है ना। और इसे वो डायलॉग फॉर्म में लिखा है। डायलॉग किसके इस पेज में? सोक्रेटिस एंड सेल्फस। सोक्रेटिस एंड सेफलस के बीच में जो है ये डायलॉग हो रहा है। सेफलस कोई भी एक कैरेक्टर उसने बना दिया। सो इसमें जीतता कौन है? सोक्रेटिस का आइडिया जीत जाता है। सेफलस का आइडिया, सेफलस को रियलाइज होता है कि उसे जो जस्टिस का मतलब पता है वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है ना। तो उसके बारे में क्या है ना, सुनो। तो एक सेंटेंस दिया गया है, विल सेड सेफलस। सेफलस ने कोई क्वेश्चन पूछा, उस पर सोक्रेटिस कहता है, बहुत बढ़िया सेफलस, मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने मतलब कौन? सोक्रेटिस ने है ना। बट एज कंसर्निंग जस्टिस व्हाट इज इट, है ना। और फिर कहता है, पर अगर हम लोग जस्टिस के बारे में बात करें तो जस्टिस है क्या? क्या ये सत्य बोलना है? क्या सच बोलना जस्टिस है? या अपने कर्ज उतारना समय पर, अपने डेट को, अपने कर्ज को पे करना, क्या यह जस्टिस है? क्या सत्य बोलना, अपने कर्ज उतारना जस्टिस का सिर्फ यही मतलब है? ऐसा क्वेश्चन किसने पूछा? सोक्रेटिस ने पूछा। फिर वो कहता है, और क्या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? क्या मैंने अगर अपना कर्ज नहीं उतारा तो मैंने जस्टिस नहीं किया? क्या मैंने अगर झूठ बोल दिया तो वो जस्टिस नहीं हो सकता? कुछ तो एक्सेप्शन होगा, है ना। ये बात कहता है सोक्रेटिस। और उसने फिर एक उसको लॉजिक दिया कि सपोज दैट अ फ्रेंड व्हेन इन हिज राइट माइंड, कह रहा है कि एक मेरा दोस्त है, एक बार वो ठंडे दिमाग से मेरे पास आया ठीक है, एक बार एक मेरा दोस्त ठंडे दिमाग से आया और मुझे ना AK-47 बोला कि भाई ये मेरा AK-47 है मेरे दोस्त, इसको संभाल के रखना, मैं आके तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। कौन सा क्या था? AK-47। उस समय वो ठंडे दिमाग में था, मैंने रख लिया बंदूक। अब वो दोबारा मेरे पास आया और बिल्कुल गर्म दिमाग में कि आज पूरे परिवार को उड़ा देंगे, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ इशारा करने की, और मुझसे आके कहा कि मित्र मेरा बंदूक दो। वह मेरे लिए उसका एक कर्ज था, मैंने उसको नहीं दिया, तो मैंने अपना कर्ज नहीं उतारा, तो क्या ये जस्टिस है या नहीं? तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे करके सोक्रेटिस ने क्या किया? सेफलस को बहका दिया, उसको समझ में नहीं आ रहे भाई, ये तो ब्रेन वॉश कर दिया है ना ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ये सब ना केस स्टडी है। जब तुम एथिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के,
उसमें ऐसे केस स्टडीज हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हैं। मान लो सपोज दैट कि तुम ट्रेन के ड्राइवर हो, ठीक है, और सामने ना 3 व्यक्ति को ट्रैक पर बांध दिया गया है ना। मतलब ये ना, ठीक है, सामने 3 व्यक्ति हैं जो ट्रैक पर बंधे हुए हैं। मतलब अगर तुमने ट्रेन नहीं रोका तो उनकी डेथ हो जाएगी। या छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एक 1 मिनट